आज का क्वेश्चन था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। सीधी सी बात है कि इसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको किस संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है। तो आपको पता होगा कि हमारा अनुच्छेद 21A जिसे 86वें संविधान संशोधन से, कौन से संविधान संशोधन से, 86वें संविधान संशोधन से 2002 में इसे ऐड किया गया था। अब आपको आंसर मिल गया है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है। वो संशोधन है अपना 86वां संविधान संशोधन। इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन पर और विचार करते हैं कि इसमें पहले आप देखोगे कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 को, जिसमें क्या बताया गया है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई थी कि पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। लेकिन 86वें संविधान संशोधन से इसकी भाषा को चेंज कर दिया गया और इसमें लिख दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और बाल अवस्था की देखरेख कौन करेगा, बाल अवस्था की देखरेख राज्य करेगा। तो आपके दो क्वेश्चन यहां पर हल हो रहे हैं कि 86वें संविधान संशोधन से एक तो हमारा मूल अधिकार ऐड किया गया है। वो कौन सा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21A। इसी के साथ आर्टिकल 45 की भाषा को चेंज कर दिया गया है। जहां पर पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसमें अलग से व्यवस्था कर दी गई है कि जो बच्चा 0 से 6 वर्ष का है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था और देखरेख कौन करेगा, राज्य करेगा। तो आप देखते होंगे कि टीकाकरण, इंद्रधनुष मिशन योजना, ये सभी बच्चों के लिए मिड डे मील, आंगनवाड़ी जैसे व्यवस्था की जा रही है। वो किस लिए की जा रही है, क्योंकि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये व्यवस्था की गई है कि बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख कौन करेगा, राज्य करेगा। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन से क्या किया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है। 42वें संशोधन में इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए, जिस पर हम विस्तार से अलग से पूरा सेशन लेंगे 42वें संविधान संशोधन का, और उसके पैरेलली हम 44वां संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये संशोधन किए गए थे। इसके बाद में आता है 86वां संविधान संशोधन, हमने देख लिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनमें मुख्य कितने हैं, मुख्य है 14 से लेकर 32 तक। अब इनमें से बताया गया है कि मूल अधिकार कौन सा नहीं है। पहला इसमें है समता का अधिकार। आपको पता है कि समता का अधिकार कहां पर है, समता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो पहला इसमें गलत हो जाता है क्योंकि समता का अधिकार हमारा इसमें शामिल है। इसके बाद में बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है और ये 14 से 18 तक है। और इसमें बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 और 24 में है। बचा के संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से ऐसे हटा दिया गया, यानी 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने 31 फर्स्ट एंड सेकंड को हटा दिया। तो इससे क्या है, हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे, अब 6 है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा बी, यानी संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं
प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पता है कि अनुच्छेद 22 हमारा स्वतंत्रता से संबंधित लास्ट अधिकार है, जिसमें हमें संरक्षण दिया गया किससे, पुलिस से, कि हमारी किसी भी तरीके से गलत तरीके से गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो सही नहीं है। तो इसमें पहला बताया गया है अनुच्छेद 22 को हम विस्तार से देख रहे हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, पहला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये सही बात है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसे अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ता है, फिर कारण बताना पड़ता है, तो कारण तो बताना पड़ेगा, तो ये हमारा सही हो जाता है। फिर उसके बाद में है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जो भी मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो भी हमारे निजी यानी आसपास के क्षेत्र में या तहसील के क्षेत्र में, अगर जिला के स्तर में कोई भी मजिस्ट्रेट बैठता है यानी हमारा जज बैठता है, उसके सामने प्रस्तुत करना होता है 24 घंटे के भीतर। ऐसा क्यों किया जाता है, कहीं पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले और कारण बताए ना और कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखे, तो ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए भी, हाँ ठीक है आपने आज 7 बजे अरेस्ट किया है तो कल शाम 7 बजे तक आप उसे रियासत से यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करोगे। तो मजिस्ट्रेट देखता है, उसका चेकअप होता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, क्या उसे सही आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें यह भी सही हो जाता है। इसमें अपने रुचि के वकील को, तीसरी है कि हम अपने वकील को कर सकते हैं, यानी हमारा कोई भी विधि व्यवसायी है, कोई भी हमारा सहायक है जो वकील है, उनसे हम परामर्श कर सकते हैं अपनी गिरफ्तारी से रिलेटेड। चौथा है 1 सप्ताह की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जैसे आपको बता दिया गया कि 24 घंटे है, तो 24 घंटे सही होगा, तो 7 यानी 1 हफ्ते वाला गलत हो जाएगा। 1 सप्ताह नहीं है जनाब, ओनली 24 घंटे का समय दिया गया है। यात्रा के समय को निकालकर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये होता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमें ये चीजें देता है कि कारण बताना होगा, पुलिस ऐसे ही आपको नहीं उठा के लेके जाएगी, 24 घंटे के सामने आपको न्यायालय में ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको 10 दिन तक गिरफ्तार कर लिया जाए, कारण बताया ना जाए, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना किया जाए और बिना कारण ही आपको बंदी बना लिया जाए। तो मजिस्ट्रेट यानी हमारे न्यायाधीश जांच करते हैं कि जो भी कारण है वो सही है या गलत है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है, यानी शोषण के अधिकार में कौन से शामिल है। भाषा थोड़ी इसलिए जटिल है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसी भाषा पूछ ली जाती है, तो इनसे हमें अवगत होना जरूरी है। तो इसमें कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध। ये बात सही है। हमारा अनुच्छेद यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 और 24 इसी से संबंधित है, जिसमें 23 में बताया गया है कि मानव का व्यापार, मानव दुर्व्यापार, बलात्सरम, बेगार, ये नहीं करवाए जाएंगे, यानी मानव का किसी भी कंडीशन में व्यापार नहीं होगा, जबरदस्ती से काम नहीं करवाया जाएगा, और किसी व्यक्ति से अगर काम करवा लिया जाता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी देनी होगी, वो होता है बेगार। यानी किसी व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो तो ऐसा नहीं है काम पूरा होने के बाद आप उसे उसकी दिहाड़ी मजदूरी ना दो, उसे दिहाड़ी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो पहला आपका सही हो जाता है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दिया गया है, ना कि शोषण के विरुद्ध। और अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, समता के अधिकार से, यानी समता के अधिकार से संबंधित है, ना कि शोषण के अधिकार से संबंधित है। इसके बाद में आता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हमें आर्टिकल 30 में बताई गई है, ना कि हमें 23 और 24 में, तो ये भी गलत हो जाता है। कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध,
आगे आप आर्टिकल 24 देखते हो, अनुच्छेद 24 जो बच्चों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को यानी 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी खान में, किसी भी कारखाने में या फिर किसी भी खतरनाक उद्योग में नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी उससे कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो आपका कौन कौन सा सही हो जाता है? आपका ए और डी सही हो जाता है। इसमें बताया गया कि बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया जाएगा। कहां नहीं करवाया जाएगा? एक तो बच्चों में खान में काम, यानी कल कारखानों में, खतरनाक उद्योग कौन से होते हैं, जैसे अगर कोयले की खान में बच्चों को डाल दिया जाए, ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे। या फिर जो उनके लिए खतरनाक हो, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग ना हो, ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे। ये किस में संबंधित है? शोषण के अधिकार से रिलेटेड है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है? यानी भारतीय संविधान में अवसर की समता कहां कहां पर है? तो इसमें यह क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो जाता है। तो इसमें आपको एक बताना है कि किस में है। तो आप देखोगे प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना में अवसर की समता है? तो हाँ, प्रस्तावना में अवसर की समता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा की समता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। जब आप प्रस्तावना देखोगे तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अवसर और प्रतिष्ठा की समता होगी। तो यहां पर बात की गई है। और दूसरी है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हमारा 14 से लेकर कहां तक? 18 तक है। इसमें समता की बात की गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है? अब 25 का संबंध किससे है हम देख लेते हैं। पहले 25 है क्या, खुद में खुद आपको उत्तर मिल जाएगा। हमें दी गई धार्मिक स्वतंत्रता, टाइटल के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें बताया गया अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की आजादी, यानी हम अपनी अंतरात्मा में जो भी हमें अच्छा लगे, चाहे मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो, किसी किताब को पूजो, किसको भी पूजो, जो हमारा मन करे, हमारी आत्मा जिससे खुश हो, उस चीज के लिए बताया गया अंतःकरण की आजादी, धर्म को मानने की आजादी, ना मानने की आजादी, उपासना करने की आजादी। ये सभी हमें किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 25 में दिए गए हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता, यानी सी होगा। इससे रिलेटेड हम आगे आर्टिकल 26 देख लेते हैं। 26 में है धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक कार्यों को क्या प्रबंधन, कैसे? ये समूह से रिलेटेड है, यानी यहां पर तो व्यक्ति से रिलेटेड था, ये समूह से रिलेटेड है। जैसे मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण से संबंधित है। अगर कोई कार्य किया जाता है, कोई चल अचल संपत्ति ग्रहण की जाती है, तो ये क्या होगा? आर्टिकल 26 के तहत होगा। ओके, आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है किसी कर को बढ़ाने के लिए, किसी कर को नहीं, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए किसी भी दूसरे धर्म पर कर नहीं लगाया जाएगा। यानी यहाँ पर धर्म पर कर नहीं लगाया जाएगा, धर्म को कर से मुक्त किया गया है। आर्टिकल 28 में क्या कहता है? आर्टिकल 28 हमें धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार देता है। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो अगर कोई स्कूल है या फिर कोई शिक्षण संस्थान है, वो पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन वित्त पोषित कौन है? कोई निजी संस्था या व्यक्ति कर रहा है, तो वहां पर उसके माता पिता के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा है किसी ट्रस्ट के द्वारा या निजी व्यक्ति के द्वारा कोई संस्था चलाई जा रही है, तो वहां पर आजादी होगी कि वो धार्मिक शिक्षा दे। ठीक है, यानी पहले में बिल्कुल भी नहीं, दूसरे में माता पिता की अनुमति से, तीसरे में दी जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार 25 से 28 क्लियर हो जाता है, जिसमें हमारा उत्तर था धर्म की स्वतंत्रता से, आर्टिकल 25 पे उत्तर होता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है?
अभी हमने चर्चा की थी कि वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है हमारा समता के अधिकार में आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। इसकी भाषा देखिए आप क्वेश्चन की, इसमें बताया गया है कि किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है। यानी एक तो अस्पृश्यता का हम तो कर रहा है, प्लस व्यवहार में, यानी कोई व्यक्ति है जो धर्म से रिलेटेड छुआछूत कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति को उसकी जाति से रिलेटेड अगर तिरस्कार कर रहा है तो वो इसमें शामिल होगा। इसी के आधार पर हमारे संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और इसका पहले नाम क्या था, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम, जिसका नाम चेंज करके बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। ये आपका हो जाता है उत्तर बी। इसके बाद में है बोलने की यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसके बाद में वाक यानी अगर हमें बोला जाए कि संविधान में सबसे अगर व्यक्ति के अधिकार से संबंधित सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा है तो उसे बोला जाएगा अनुच्छेद 19 का ए, जिसमें हमें बोलने की, अपने हाव भाव को एक्सप्रेस करने की आजादी दी गई है। कैसे हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार से अपनी मांग बनवा सकते हैं, ये सभी हमें अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 19A देता है। ओके, आर्टिकल 19(1)A जो स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19(1)A जिसमें हमें बोलने की यानी वाक की और अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है कि हम अपने एक्सप्रेशन यानी हाव भाव को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, सरकार के सामने। तो वो हमें आजादी कौन देता है, वो हमें आजादी देता है हमारा आर्टिकल 19A। इसमें बताया गया कि बोलने की आजादी में शांति का अधिकार स्पष्ट रूप से कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, फोन टैपिंग हमारा निजता से संबंधित अधिकार आ जाता है, यानी आर्टिकल 21 से संबंधित है, जिसमें हमारा अगर फोन टैप किया जा रहा है तो वो गलत होगा। 1 सेकंड प्लीज। ओके, हड़ताल का अधिकार, हमें जनरली सीधा हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता किससे डिफाइन होती है। प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान में सीधा नहीं लिखा गया है, लेकिन आर्टिकल 19(1)A से हमारी प्रेस की आजादी सामने आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और प्रेस क्या होती है, किसी व्यक्ति के बोलने का माध्यम है। इस आधार पर प्रेस की आजादी इसमें शामिल कर ली जाती है। हड़ताल का डायरेक्ट हमें अधिकार नहीं है, कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। फोन टैपिंग का अधिकार हमारा निजता से संबंधित है। शांति के अधिकार का उल्लेख संविधान में सीधा नहीं किया गया है। और जो लास्ट में आपको पिक दिखाई गई है वो आपके मार्गदर्शन के लिए है, यानी आपके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे तरीके से सर्च किया जा रहा है और आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ और जिनका बाद में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अगर आपको स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस एग्जाम से संबंधित आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।